अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले डालते हैं एक नज़र उन मौज़ूआत पर जिन पर हम शामी साहब से बात करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ के नाम जरदारी के आम। मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा पेंडोरा बॉक्स खोलेगा। आमिर में अहम पेशरफ्त की तवक्को। में तहरीक इंसाफ की नाइंसाफियां। आप जानते हैं सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ साहब को 50 पेटियां शामी साहब उनके घर भेजी हैं आमों की। कोई आपकी तरफ भी आई? हिस्सा बकदर जुस्सा। अच्छा, आई है। जितनी मेरी तरफ आनी चाहिए थी मेरी तरफ आ गई हैं। ठीक है। अब मैं वजीर आजम तो नहीं हूँ, ठीक, ना वजीर आला हूँ। हाँ, वरना 50 आती, वरना 50 आती। लेकिन चलिए जितनी भी आई हैं बहुत शुक्रिया उनका। ठीक। ये जो आम है ना जी, आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ। तो सदर साहब ने आम भेजकर एक पैगाम दे दिया है मोहब्बत का। ठीक है। और आम क्योंकि मीठे हैं सदर साहब के बहुत, बिल्कुल, तो कोई मिठास पैदा हो जाए दोनों के दरमियान। ठीक है। और वैसे तो आप देखें कि ये जो आम है ना इनकी बड़ी अजब कहानी है। अच्छा, ये जो जरदारी साहब ने भेजे हैं या अमूमी तौर अमूमी तौर पर देखिए, जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई थी ना जब बांग्लादेश, तो उनको एक चिश्ती बाबा मिले थे वहाँ। अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। ठीक। तो उन्होंने कहा कि जब आम की पेटियां फटेंगी तो फिर मामला बनेगा तुम्हारा। अच्छा, वो इस तरह की बात की। अच्छा। तो जब जनरल ज़ियाउल हक का हादसा हुआ तो उसका तो मुहिमा अभी हल नहीं हुआ कि कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया। लेकिन एक कहानी ये है कि आमों की पेटियां चढ़ाई गई थी वहाँ, बिल्कुल, उनके C-130 में जी। और कहते हैं कि उन पेटियों के अंदर ऐसी गैस रखी गई थी कि जब उसको उसका सिलेंडर जो था फटा तो उसने शल कर दिया पूरे अमले को। अच्छा। और वो जहाज जो था उसका एक्सीडेंट हुआ। तो आम बहुत काम आते हैं। अब ये जो अल्लाह करे कि जो जरदारी साहब के आम है, हाँ, ये कोई अच्छी खबर लेके आए। हाँ, आम तो इसका मतलब है वो जो तैयारे में रखे गए थे वो भी मोहब्बत के नाम पे रखे गए होंगे। वो भी जाहिर है जिसने रखे थे उसने तो मोहब्बत के नाम पे रखे थे जी। लेकिन ये तो जरदारी साहब का इसका मतलब है फॉर्म भी बड़ा है कोई जी, नवाबशाह फॉर्म। तो इसका मतलब शामी साहब इस वक्त जरदारी साहब को ये जेस्चर देने की जरूरत क्यों पेश आई? ये रवायत है या मुसलसल जब से नवाज शरीफ साहब ने इख्तिदार संभाला है वो मुसलसल एक मुफाहमत का जेस्चर देते चले जा रहे हैं। ठीक है। और ये बड़े कोऑपरेटिव हैं। कोई वहाँ से ऑर्डिनेंस कोई फरमान जारी करने के लिए तजवीज़ आती है, फ़ौरन दस्तखत करते हैं उसके ऊपर। और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ये जमहूरी अमल मुसलसल चलता रहे। और देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, जो सिंध हुकूमत है ना जी, सिंध की और वफाक के दरमियान एक ताउन जो है
वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक। कराची में अमन कायम करने के लिए थर कोल प्रोजेक्ट जो है उससे इस्तेफादा कर, थर कोल से इस्तेफादा करने के लिए तो सिंध के पास एक वसाइल भी मौजूद है, और कराची जो है आप देखिए ग्रोथ का इंजन है। बिल्कुल। हमारा जो मुआशी और मालियाती कह लीजिए दारुल हुकूमत है। तो जब तक ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहेगी, उस वक्त से फिर मईशत के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। तो ये जेस्चर्स गोया किसी तीसरे के लिए भी है कि हम दोनों इकट्ठे हैं, ध्यान से। हाँ, तीसरा तो अब बेचारा जो है वो ऊँग रहा है। अब तीसरे अच्छा। का मामला तो छोड़े आप, तो जब ये दो लड़ते हैं तो फिर तीसरा पैदा होता है। ठीक। देखिए ये जो आम, वैसे एक मैं बात करूँ कि आम तोहफे पे भेजना जो है ना, अब ये मुल्तान के जो हमारे दोस्त हैं, शुजाबाद के, बहावलपुर के, उनका तो ये ख़ास अंदाज है। अच्छा। मेरा ख्याल है कोई हज़ारों मन आम जो हैं वो तोहफे में भेजे जाते हैं दोस्तों को। और अब तो सिंध में भी बहुत अच्छा आम पैदा होने लगा है, और सिंध से भी तोहफे आते हैं। रज़ा नसरुल्लाह खान जो थे, उनका लंगड़ा आम मशहूर था। अच्छा। जब सीज़न शुरू होता वो आम भेजते थे। मुश्ताक अहमद गुरमानी साहब, नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी, उनके आम आते थे। मतलब खुदा भाई बुच्चा साहब के आम आते थे। और अब तो जावेद हाशमी साहब हैं, वो भी आम जो है खासी बड़ी मिकदार में भेजते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी दोस्तों में तकसीम करते हैं। तो ये मुल्तान जो है, और अब सिंध के साथ भी ये रवायत वाबस्ता है कि दोस्तों को तोहफा भेजा जाए। हम पाकिस्तानी जो है ना, बड़े मेहमान नवाज भी हैं, कुशादा दिल भी हैं। हमारे नाज़िम हुसैन शाह हैं जो मेंबर थे सूबाई असम्बली के, पीपल्स पार्टी के बड़े दरीना लीडर हैं, और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हल्के से मुत्तसिल उनका हल्का है, उसमें सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते। वट्टू साहब की जो वजारत थी उसमें वो एक्साइज और टैक्सेशन के वजीर भी रहे थे। अच्छा। उनके वो भी तो मेरा ख्याल है कि जब जरदारी साहब कैद थे तो वो भी दर्जनों के हिसाब से, बल्कि सैकड़ों के हिसाब से पेटियां भेजते थे। वाह। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए और जरदारी साहब के लिए, और हमारे यहाँ भी कुछ न कुछ आ जाती थी। अच्छा। और उनकी तो आम की खसूसियत यह है कि वो मुसलसल आते रहते हैं माशाल्लाह। कि यानी जब कहीं आम नहीं हो रहा होता उनके यहाँ हो रहे होते हैं। बहुत खूब। तो शामी साहब, जवाबी तौर पे रायविंड से क्या जा सकता है? लाहौर वाले नहीं कुछ भेज सकते? नवाब शाह, ऐवान सदर? नहीं, रायविंड से भी बहुत कुछ चला जाएगा। नवाज शरीफ साहब का अपना एक वसी दस्तरखान है। अच्छा। यहाँ से वो आपकी जगह खताइयाँ जा सकती हैं। ठीक है। और यहाँ से देखिए, आम यहाँ से भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? तो यानी अब और कुछ नहीं, कोई शेर का बच्चा ही भेज दें छोटा सा। शेर का बच्चा जो है जी। वो तो शेर, तो फिर आप देखिए शेर है, इस तरह तो नहीं वो आपको पेश थी। बादशाहों के दरबारों के लिए नहीं बना शेर। शामी साहब, इन दोनों के दरमियान ये दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, ये दोनों मुशर्रफ के केस पे इकट्ठे गोया हो गए। हाँ। तो शामी साहब, अब ये बात हो रही है कि एक दफा ये जो मुशर्रफ का केस है, आप इसको हाथ लगाएंगे तो आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल देंगे जिसमें से बस फिर एक अजाब में मुब्तला। पेंडोरा क्या होता है, आपने कभी गौर किया इस पर? पेंडोरा को मिथ है गालिबन कोई एक पेंडोरा, एक ये जो हमारी यूनानी मैथोलॉजी है ना, जी जी, उसमें जो पेंडोरा कहते हैं, जो सबसे पहली औरत पैदा हुई, जैसे हम कहते हैं अम्मा हव्वा, जी जी, तो कहते हैं पेंडोरा पैदा हुई पहली औरत जो थी। अच्छा। और उसको फिर एक बॉक्स दिया गया, जैसे यहाँ भी हमारे कहते हैं अम्मा हव्वा जो है उनको रोका गया, जी जी, आदम अलैहिस्सलाम को भी, उनको भी, हाँ। कि आपने ये फला दरख्त के करीब नहीं जाना। ठीक है। और एक और उन्होंने उसको वायलेट किया तो फिर जन्नत से निकाल दिया गया, फिर तौबा कबूल की गई। तो वो यूनानी कहते हैं कि वो जो पेंडोरा बेगम थी ना, जी जी, उसको एक बॉक्स बंद करके दे दिया गया। अच्छा। उसमें दुनिया की तमाम बुराइयां उसके अंदर बंद थी। अच्छा। और कहा गया कि आपने इसकी हिफाजत करनी है, इसे खोलना नहीं है। ठीक है। ताकि दुनिया बुराइयों से खाली रहेगी। दुरुस्त। उसको बड़ा तजस्सुस हुआ। अच्छा। और उसने वो बॉक्स खोल दिया, और बुराइयां जो फैल गई दुनिया में। शामी साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और हम देखते हैं कि पेंडोरा बॉक्स जो है वो हमारे लिए क्या लेके आता है, एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ जब मुकदमा कायम होगा तो उस वक्त के पेंडोरास बॉक्स ना खुल जाए, और ऐसा बॉक्स जिसमें से सिर्फ बुराइयां निकल रही। अब ये कह रहे हैं, एस एम जफर साहब ने भी ये बात कही थी जी। अब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी फरमा दिया बिल्कुल कि पेंडोरास बॉक्स ना खुल जाए, यानी इसके अंदर से बुराइयां ही बुराइयां हैं। लेकिन शामी साहब, यहाँ पे एक और बात भी है। कई लोग इस राय के हामिल हैं और अखबारात में लिख भी रहे हैं कि जनाब जो 31 जुलाई 2009 का फैसला है
उसके मुताबिक ओनली एंड ओनली जनरल मुशर्रफ रिस्पॉन्सिबल है अपने इकदाम के। देखिए, पहली बात तो यह है कि हर बॉक्स पंडोरा बॉक्स नहीं होता। ठीक है। एक भंडोरा बॉक्स भी तो हो सकता है ना। भंडोरा बॉक्स में से सुना है कि जनाब कोई नेकियां निकल जाए। ठीक है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और एस एम जफर साहब दोनों अपनी अपनी जगह बड़े जीरक लोग हैं, और ये दुरुस्त बात है कि मामलात को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत फैलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसको महदूद कर दिया। देखिए, पहली बात ये है कि ये फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुकदमा कायम करे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मुकदमा कायम नहीं कर सकती। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुकदमे कायम कराने लगे तो फैसले क्या होंगे फिर उस पर? तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कह रही है आप जवाब दें, आप बताएं। ये सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही है। ठीक है, मेरा ख्याल है। अच्छा, बहरहाल अगर नहीं हो रही तो तब भी अच्छी बात है। ठीक है। देखिए, बात यह है, फेडरल हुकूमत ने एक नुमाइंदा मुकर्रर करना है। ठीक, वो होगा सेक्रेटरी दाखिला। दुरुस्त। वो मामलात को देखेगा और तय करेगा कि किस किस पर यह मुकदमा होना चाहिए। अगर उसकी राय यह है कि ये परवेज मुशर्रफ साहब क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ताकत तो इनके पास थी, बाकी सब लोग तो यरगमाली थे। ठीक। अब यरगमालियों को भी कभी मुकदमा कायम होता है। हाँ, जाहिर है। एक प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब से एक बार कहा गया था कि भाई मार्शल्ला से आप किस तरह डील कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप खड़े हो जाए मैदान में। उन्होंने कहा मार्शल्ला से उस तरह डील करते हैं जिस तरह हाई जैकर से डील करते हैं, क्योंकि सवारियां भी तो छुड़ानी होती है ना। ठीक है। मुसाफिर भी छुड़ाने होते हैं, उनको तहकीक तो नहीं करना होता। बिल्कुल। तो जब मार्शल्ला लग जाता है तो फिर उससे बड़ी एहतियात के साथ डील करना होता है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास सारी ताकत होती है और बाकी सब फिर उसके तबलची होते हैं। और अगर वो ना माने, देखिए अगर उसकी बात आप ना माने, वो नौकरी से फारिग कर देगा। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ हवाला है जिंदा भी कर दे। ठीक। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी ताकत से इख्तदार से निकाल सकता है, सपुर्द जिंदा कर सकता है, तो ऐरा गैरा बेचारा के शुमार में। ठीक है। इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे परवेज मुशर्रफ साहब, ये सब इख्तदार उनके पास था, इख्तियार उनके पास था, बाकी तो बेचारे जो थे तबले की संकट कर रहे थे। अच्छा शामी साहब, 3 नवंबर 2007 को वो कहते हैं कि मैंने वजीर आजम से मशवरा किया, मैंने गवर्नर से मशवरा किया, मैंने कैबिनेट से, जनरल से, कोर कमांडर से, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, नाम ले लेके कहते हैं मैंने मशवरा किया। और उसके बाद मैं परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैंने ये किया। ठीक है। देखिए ना, उन्होंने खुद किया, उनकी ताकत उनके पास थी। ठीक। अगर दुनिया लाख वर्गलाती रहती, गुनाहगार तो फिर गुनाहगार होगा ना। ये तो नहीं कह सकता कि जनाब मुझे फलाने ने इशारा किया था, मुझे फलाने ने इशारा किया था और मुझसे गुनाह सरजद हो गए। तो बात यह है कि परवेज मुशर्रफ, अब हुकूमत अगर कायम करती है मुकदमा परवेज मुशर्रफ साहब पर, तो उन्हीं पर चलेगा। उनके वकील शोर मचाते रहेंगे, कहेंगे जनाब मेलाफाइडी इंटेंशन है, फलां भी शरीक था, फलां भी शरीक था, अदालतों में दरखास्तें देते रहे। ये सोल डिस्क्रिशन वफाकी हुकूमत की, डिस्क्रिशन हाँ उन्हीं की है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये मुकदमा कायम करे और इसकी तफसीलात तय करे। 3 जज हाई कोर्ट के इसके डिप्यूट होंगे इस पर। और परवेज मुशर्रफ साहब के केस में हो सकता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के हों, हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, और हो सकता है कि एक एक जज 3 हाई कोर्टों से ले लिया जाए। ये भी तो हो सकता है ना, बरकत जो है उसको ज्यादा डालने के लिए। हाँ। तो बहरहाल 3 हाई कोर्ट के जज जो हैं वो इस मुकदमे की समाअत करेंगे। इस वक्त तक जो हमारा एक्ट मौजूद है उसके मुताबिक। और जनरल मुशर्रफ जब इस मुकदमे में जाते हैं और कहते हैं कि जनाब मेरे साथ तो फलां इब्ने फलां भी शामिल था, कहते रहे। हाँ, वो अपनी बात दुहाई देते रहे। तो यदि मुल्ज़िम तो फिर देखिए कहता है ना। हाँ। कि भी फलां भी शरीक था, फलां भी शरीक था, असल तो ताकत उसके पास थी। एक तरीका और हो सकता है। वो क्या? अगर इसमें अमेंडमेंट कर दी जाए कानून में, तो ट्रायल हो ही पार्लियामेंट में। अच्छा, जैसे सदर की इम्पीचमेंट होती है उसी तरीके से सदर का ट्रायल भी हो जाए। ठीक। इम्पीचमेंट भी तो एक मुकदमा ही होता है ना। बिल्कुल। तो अगर पार्लियामेंट इम्पीच करके सजा दे दे, देखिए आप सजा मौत की भी हो सकती है, उम्र कैद की भी हो सकती है, सजा इससे और भी तजवीज की जा सकती है। उनका जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका मनसब खत्म हो जाएगा,
उसकी मराहत खत्म हो जाएंगी, वो जनरल नहीं कहला सकेंगे फिर। ठीक है, तो ये सारे काम हो सकते हैं अगर हुकूमत चाहे और इस लॉ में तरमीम कर दे तो पार्लियामेंट के सपोर्ट कर दे। अच्छा शामी साहब, एक बात कही जा रही है और अब वो खुल के सामने आ रही है। वो कहते हैं कि जनाब कुछ इदारे जो हैं वो खुद नहीं बोलते, अपने रिटायर्ड लोगों के जरिए बोलते हैं। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग वो कहते हैं कि जी ये बहुत गलत हो रहा है और हमें वहाँ से काम शुरू करना चाहिए। जब जुनेजो साहब खड़े हुए थे और कोई बंदा झंडे अपनी गाड़ी पे झंडा लगा के जनरल ज़िया की गोद में बैठ गया था। देखिए बात यह है कि असलम बेग साहब बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, लेकिन रिटायर्ड हैं। अगर रिटायर्ड जर्नलों के ज़रिए से आर्मी ने बोलना शुरू कर दिया तो फिर आर्मी तो तरह तरह की बोलियां बोलेगी। रिटायर्ड जर्नलों की तो आवाज़ ही नहीं मिलती एक दूसरे से। वो जो दाग ने कहा है ना कि हर दिल में नए दिल से है याद किसी की और मिलती नहीं फरियाद से फरियाद किसी की। तो वो तो अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। हमीद गुल साहब और को फरमाते हैं, असलम बेग साहब और फरमाते हैं, और हमारे जो और जर्नैल हैं जी जी तलत साहब जो हैं वो उनकी अपनी राय है। तो जर्नैल जो है, जो रिटायर्ड जनरल हैं वो रिटायर्ड जनरल हैं। ठीक है, ये हाथी नहीं है, हमें बिटवीन द लाइंस कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। हाथी नहीं है कि मर भी जाएंगे तो सवाल आके हैं। अच्छा, हाँ, आप इससे मुतमईन रहे। ठीक, इनके बिटवीन लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कानून के मुताबिक अमल कीजिए। पूरी तमाम सियासी जमातें, देखिए एक पीर साहब पगाड़ा की जमात है, पीर साहब यहाँ है नहीं वतन में जी। उनके किसी लीडर ने बयान दिया है कि भाई जरा एहतियात से काम लिया जाए। कुछ हमारे जनाब इजाजुल हक साहब बोले हैं, लेकिन और वो भी एक दूसरे रंग में बोले हैं, अपने वाले साहब की तायीद और हमायत में बोले हैं। और जो खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो ना उस तरह का हमला करते ना उस तरह का जवाब होता, लेकिन बहरहाल ये उनका मामला है। और उसके बाद हमारे शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने भी सीना तान के नहीं कहा कि मुकदमा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो जब एक इज्तिमाई जहानत कौम की इकट्ठी हो जाए फिर वो पंडोरा नहीं रहता, फिर वो ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर बरकत है। ठीक, उसको खोल जाने दीजिए। अच्छा शामी साहब, आज अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदा जेम्स डोबिन्स वो वजीर आजम से मिलते हैं, जनरल कैनी भी मौजूद हैं, तो इसका और इनका आपस में कोई रिलेशन तो नहीं? ये तो अफगानिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान का रोल है। अफगानिस्तान में आपको पता है कि ये तालिबान जो हैं और अमेरिका एक मेज़ पर बैठने की तैयारियां कर रहे हैं। अगरचे कि जो अमेरिकन जो हैं उन्होंने जो ब्रीफ किया था उस वक्त जब कतर के मज़ाकरात शुरू होने वाले थे, तो उन्होंने कहा ये बड़ी बम्पी रोड है, हो सकता है आगाज़ी में गड़बड़ हो जाए, हो सकता है किसी और वक्त गड़बड़ हो जाए, ये गड़बड़ होकर ठीक होगी, ठीक होकर गड़बड़ होगी, इससे घबराना नहीं चाहिए। अच्छा। और पहले ही हल्ले में वहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि तालिबान जो थे अपना झंडा लेके पहुंच गए, अमारत अफगानिस्तान और अमारत इस्लामी अफगानिस्तान, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा दफ्तर है। तो अब उसके बाद करजई साहब ने कहा कि तो पैरेलल गवर्नमेंट कायम हो गई। करजई साहब ने इस पर एहतजाज किया। अब उनको कहा कि जनाब ये तो आप अपना झंडा लपेटिए। अब उन्होंने कहा नहीं जनाब, लोग तो हमारे बड़े जनाब परेशान हो रहे हैं और मुस्तरब हैं, वो तो गुस्सा आ रहा है उनको। जो भी आए, देखिए गुफ्तगू में बहुत से मरहले आएंगे। पाकिस्तान ने दोनों जो फरीक हैं, बल्कि तीनों फरीक, उनको मेज़ पे बिठा दिया, तालिबान से निगोशिएट करके अब वो मेज़ पर है। अमेरिका बात कर ले या काबल वाले बात कर ले, करजई साहब, ये मज़ाकरात बिलाखर, करजई साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर होने चाहिए, तो बिलाखर अगर अंदर चले जाए तो अंदर चले जाए। अब मसला ये है कि अफगानों ने अपने मुल्क को संवारना है और ठीक करना है, और इनको एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे को तय नहीं करना। अब उनको फैसला, आप घोड़े को पानी तक ला सकते हैं, पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो गोया ये सारी गेम जो है, और पाकिस्तान ने एक और बड़ी अचीवमेंट है कि जो नदरन अलायंस है और जो हमारे ताजक थे और अहमद शाह मसूद के जो वारिस हैं और दोस्तम साहब के और दूसरे ये जो सारे लोग हैं, इनसे और पाकिस्तान के दरमियान एक टेंशन रही है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने और उनके अदारों ने बड़ी उनका एतमाद भी हासिल कर लिया है और उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर किया है कि नहीं भाई, हम अफगानिस्तान के अंदर मदाखलत नहीं करना चाहते। और कोई इरादा नहीं, कोई पागल ही होगा जो सोचे कि अफगानिस्तान के अंदर कोई मैं कठपुतलियों का नाच नचाऊंगा। जो काम रूस नहीं कर सका, जो बरतानिया नहीं कर सका, जो अमेरिका नहीं कर सका, वो पाकिस्तान कैसे करेगा? यानी पाकिस्तान कोई ये पागलों का मुल्क तो नहीं है ना। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं
उनके मुझे तो उनकी सेहत जो है दिमागी उस पर ये नहीं होता है कि ये क्या हो गया इनको। तो इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं है। अब ये पाकिस्तान मामलात को आगे बढ़ा रहा है। तालिबान को भी सोचना है जी, करजई साहब को भी सोचना है। भाई साहब, घर आपका है, इसको दुरुस्त कर लीजिए। और हमें नहीं सोचना, हमें भी सोचना है। हमें ये सोचना है कि उनकी हम खैर खाही करें, ठीक, उनको, ताकि वो हमारे अंदर जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो भी जरा उनको भी सुकून आए और उनको भी हम मुनासिब तरीके से डील कर सकें। जी शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की कुछ नाइंसाफियों के बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी जनरल मुशर्रफ की और फिर जेम्स डोबिन्स की। शामी साहब, जनरल मुशर्रफ साहब तो एक नई मुसीबत में भी फंसे हुए, वो है बीबी कत्ल केस, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस। वो तो सैयद कमाल शाह साहब हैं, वो भी उनके जी गवाह बनने को तैयार हो गए उनके खिलाफ। कहते हैं मुनासिब सिक्योरिटी नहीं थी। आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे ये केस कौन सा चलेगा? केस तो असल में केसों की माँ तो वही है, वो जो आर्टिकल 6 केस। अच्छा, ठीक है। बाकी तो जो चलते रहेंगे जी। अब देखिए, अभी नवाज शरीफ साहब की अभी खबर आई ना कि करजई को उन्होंने टेलीफोन किया है और जो मुज़ाकरात का अमल है उस बारे में एतमाद में लिया जी। देखिए, करजई साहब जो हैं वो का जितना गुस्सा करते रहे और वो फुंकारे मारते रहे, लेकिन हमने उनको भी ऑन बोर्ड ही रखना है, ठीक है। इसलिए कि ये हमारे जो शमाली इत्तेहाद वाले हैं, जो अब तो क्या शमाली इत्तेहाद उस तरह का नहीं है, जो साबिकीन है, हिकमत यार हैं, तालिबान हैं, करजई साहब, सारे फरीक जो अफगानिस्तान के हैं, इनको मिल बैठना होगा। अगर ये एक दूसरे को कत्ल करने के मंसूबे बनाएंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, तो फिर अफगानिस्तान में कभी अमन नहीं आएगा जी। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है, वो तमाम भाइयों से मुज़ाकरात कर रहा है, मुफाहमत कर रहा है, और जो हमारे ताजिक हैं और दोस्तम हैं और दूसरे लोग हैं, उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। ठीक, शाम साहब, केपीके की तरफ बात कर लें। केपीके में एक थोड़ा सा अनरेस्ट अब फेसबुक पे भी नजर आना शुरू हो गया, खबरें भी आना शुरू हो गई। केपीके जो है यानी खैबर पख्तूनख्वा जी, जिस पर जनाब खान आजम इमरान खान साहब की हुकूमत है जी, और अब तो वो वहाँ पहुंचे भी हैं, बिल्कुल पहुंचे, उन्होंने दौरा किया है उन्होंने वहाँ। तो उसका तो आलम यह है कि सारे नए लोग आ गए अक्सर, और पहले तो महकमे तकसीम नहीं हो रहे थे जी, और महकमे तकसीम यानी जमात इस्लामी के उनके दरमियान तो तकसीम हो गए, फिर आपस में तकसीम नहीं हो रहे। कई स्पेशल असिस्टेंट रख लिए हैं, बिल्कुल, कई एडवाइजर रख लिए हैं, और जो मुकर्रर और वो वजीरों के दर्जे के हैं जी। तो उनसे आप देखिए, जो एक हद थी कि काबीना के वजीर इतने होंगे, अगर आप इन सब को मिला लें तो उस हद को अबूर कर लिया गया। शम्स साहब, 15 मिनिस्टर्स हैं इस वक्त और 9 लोग जो हैं एडवाइजर और मुआवनीन हैं। 24 हो गए ना, 24। एक अभी कहते हैं मजीद करना, तो 11% रख सकते थे ना, ठीक, उसके तादाद जो है असेंबली की, इस लिहाज से वजारत ये लोग कम होने चाहिए थे, लेकिन ये मखलूत हुकूमत के मसाइल भी होते हैं, ठीक। और फिर जो एक जिस तरह की पार्टी है बनी है एक इनकलाबी जज्बे के साथ, अब वो आपस में एक दूसरे से बन नहीं पा रहे। तो बहरहाल यहाँ ये हुआ कि एक तो मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊँ, इनके 4 MNAs हैं, अमजद अली खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद अजहर खान जदून, शहरयार अफरीदी और गुलाम सरवर खान जी, बिल्कुल। इन्होंने कटौती की तहरीक पेश की असेंबली में, जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसके पैसे कम कर दिए जाए, अच्छा, 1 रुपया कर दिया जाए, ठीक है। वो कम करके, यानी इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम हायर एजुकेशन कमीशन को स्ट्रेंथन करेंगे जी, और ये वहां कटौती पेश कर रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन जो है इसके पास से कम काट दिए जाए, इसने कोई काम नहीं किया, सर्विसेज डिक्लेयर, वो डिग्रियां बड़ी चेक करते हैं ना, देखे ना एक तो किया। इनके एक साहब है मुजाहिद अली साहब शायद मर्दान के, उन्होंने खड़े होकर कहा जनाब सलमान तासीर साहब के जो वो मुमताज कादरी साहब हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था, जिन पर मुकदमा चल रहा है, उनको जनाब उनका कसीदा पढ़ दिया, कल उनको छोड़ दिया जाए। भाई मुकदमा चल रहा है, अदालत में केस है, को खुदा खौफी करो। उसके बाद जनाब इनका जो वहाँ 2 MPs इनके जनाब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं जी,
अब दोनों थे, वो इंडिपेंडेंट लड़ा था उन्होंने, बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अब ये तहरीक इंसाफ जो है उसकी लीडरशिप उसको ओन नहीं कर पा रही उनको। अच्छा भाई आप और वो मेरे कई दोस्त मिले, कल मैं इस्लामाबाद में था तो खैबर पीके के बहुत से दोस्त जो है मिले, मेजर आमिर साहब के घर में बहुत दोस्त जमा थे। अच्छा। और तरह तरह की कहानी सुना रहे थे और सब वोट दे चुके थे। अच्छा। बड़ी तादाद में वोट दे चुके थे पीटीआई को। ठीक। और वो कहते हैं जनाब ये अब ओन नहीं कर पा रहे, अपने लोग जो है उनका खून जो है उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये आजाद थे। अच्छा तो उनके उनसे हुकूमत तो बनी थी ना? हुकूमत बनी थी, वो शामिल भी हुए थे, उसमें पर्दापोशी कर रहे हैं। और आलम यह है कि इनके जो एक साहब थे सिब्बी के, सेक्रेटेरिएट ग्रुप के जी, उनको डिप्टी कमिश्नर बना दिया। अच्छा। ये जो स्पीकर है ना हमारे, जी जी, ये असद कैसर साहब जो प्रेसिडेंट वहां के थे, स्पीकर भी बन गए हैं, सदारत पर भी काबिज हैं। यानी स्पीकर तो एक गैर जानबदारी का मनसब होता है। बिल्कुल। कई तो पार्टी रुकनीयत से इस्तीफा दे देते हैं और कई जो है पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते जब तक स्पीकर रहे। अब वो सदर भी मौजूद है और उन्होंने प्रेशराइज करके अब वो सेक्रेटेरिएट ग्रुप का एक शख्स था, उसको जनाब सिब्बी का डिप्टी कमिश्नर बना लिया। सवाबी का। जी जी। अब उसमें हंगामा हो गया, सॉरी सवाबी का जी, हंगामा हो गया, अखबारों में लेते हो रही है, हंगामा मचा हुआ। साहब ये सेक्रेटेरिएट ग्रुप का आदमी डिप्टी कमिश्नर नहीं बन सकता, ये जूनियर है। और अब जनाब वो फिर इमरान खान साहब वहां गए, उन तक शिकायत पहुंची, उन्होंने वो कैंसिल करवाया जनाब हुक्मनामा। और उसके बाद जनाब वहां इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। तो इमरान खान की अभी गिरफ्त है हुकूमत में? वो तो उनकी तो गिरफ्त होगी ना। ठीक। सवात में जो अपने डीपीओ साहब थे, जी जी, उनसे जनाब उलझाव हो गया हुकूमत का, उनका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। तो अब ये जो हुकूमत है बड़ी इनकलाबी हुकूमत आई है, लेकिन इनके अंदर इनकी कोई वर्कशॉप्स मुनक़िद होनी चाहिए, इनको अपना मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए, कोई लीडरशिप को बताना चाहिए कि जनाब हुकूमत के तरीके क्या होते हैं। ये इस तरीके से अगर अभी तो उन्होंने फैसला करना है पेशावर की सीट का। बिल्कुल। मुझे एक साहब कहने लगे कि वहां से जहांगीर तरीन साहब जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। वाह। तो अच्छा। एक पश्तून बैठे हुए थे, वो कहने लगे ये कैसे? मैंने कहा भाई ये आप ही के थे आए हुए हमारे पास, हमने आपको वापस कर दिया। 500-700 साल बाद वापस भेज रहे। 100-150 साल ही हो गए, कहीं ज्यादा कम हुए। मैंने हमारे जो शाही सैयद साहब हैं जी, वो सिंध के हैं जनाब, एएनपी के सदर। बिल्कुल। और सेनेटर वो मुंतखब हुए हैं खैबर पीकी से। बिल्कुल। तो ये जो जहांगीर तरीन साहब हैं, अगर वो उम्मीदवार है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मैंने सुना है, तो मैंने उनसे कहा अपने पश्तून भाइयों से कि हजूर ये आप ही की अमानत थी, हमने संभाल के रखी है, आपको वापस कर रहे। तरीन है, अब जो पंजाब में आके पश्तून बस जाए तो पश्तून नहीं रहेगा। ठीक। पश्तून तो पश्तून है, खा वो पंजाब में बसे, खा बलोचिस्तान में बसे, खा कराची में बसे। साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और आपके सवालात भी अकोमोडेट करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। सवालात की तरफ बढ़ने से पहले शामी साहब, द्यामिर का जो सानिया है उसके बारे में आज मेहदी शाह साहब ने कहा है कि जनाब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे, आइंदा 2 दिन में कुछ पेशरफ्त हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो हमारे चौधरी निसार अली साहब ने जी जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को मुअत्तल किया खड़े खड़े, तो उस पर उन्होंने एहतजाज किया, वज़ीर आज़म को चिट्ठी लिखी है सैयद मेहदी शाह ने। अच्छा। देखिए वज़ीर आला वहाँ के मौजूद हैं, वो सूबा कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा है या एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा है, इससे कतई नज़र। जी जी, सूबा तो है ना, सूबाई दर्जा तो दिया है। तो फिर वज़ीर आला जो है उसका ये मुकाम है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी के बारे में कोई कार्रवाई करने से पहले उनसे पूछा जाए। ठीक है। ये हम कैसे खड़े खड़े, चौधरी निसार साहब जो हैं, मुझे बड़ा उनका एहतराम है, बड़े अच्छे आदमी हैं, नफीस आदमी हैं, दबंग हैं, लेकिन उनको चाहिए कि ये मामला जो है ना, इस पर ज़रा काबू पाए। ठीक है। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कोई इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर एक्शन लेते हुए मुतलका लोगों को नहीं, अब सूबों का एहतराम करें, उनके वज़रा अल्लाह का एहतराम करें, उन्हें एतबात मिले। तो और कराची में भी उनसे एक फिक्रा मंसूब हो गया था, बाद में उन्होंने वजाहत की,
अगरचे के लीडर लग गई अखबारों की जी, मगर बात यह है कि वो लोगों के साथ मिलके काम कर सकते हैं। ठीक, अब सिंध की हुकूमत के साथ मिलके काम करना होगा, तब कोई अमन ओमान को ठीक कर सकेंगे। गवर्नर राज लगा के कोई और ऊटपटांग हरकत करके वहां मामलात को ठीक नहीं किया जा सकता, बद से बदतर किया जा सकता है जी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए काम करना है। एक बात, अब ये सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब के बेटे हैं बैरिस्टर मुदस्सर नाज़िम हुसैन शाह। अच्छा। उनका मुझे मैसेज आया है कि भाई साहब नाज़िम हुसैन शाह साहब तो बीमार हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, 2 स्टंट पड़े हैं, तो भाई अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और इस दफा तो फिर आम वो नहीं खा सकेंगे। और तो ईदी साहब की तबीयत के बारे में भी आज कहा जा रहा है, अब्दुस्तार ईदी साहब की तबीयत, वही बात करते हैं जी। तो नाज़िम हुसैन शाह साहब को तो मशवरा ये है कि आम खाने से परहेज करें और हमें भिजवा दें अपने हिस्से के आम। वैसे वो बड़े वुस्सत दिल बड़ी है उनमें, उससे मालूम होता है नजीबुत तरफैन सैयद हैं। चलिए, हाँ, ये माशाल्लाह। तो अब ईदी साहब जो हैं जी, उनके गुर्दे फेल हो चुके हैं। बिल्कुल। अब अदीब रिजवी साहब ने भी अपील की है उनके लिए, या तो उनको गुर्दे दिए जाएं या फिर डायलिसिस पे रखना पड़ेगा उनको। मेरा ख्याल ईदी साहब के लिए तो गुर्दा जो है वो पाकिस्तान का हर आदमी देने को तैयार होगा जिसका अंगूठा मैच हो जाए जी। अब्दुल सत्तार जिसका वो खून मैच हो जाए, मैं का अंगूठा क्या पता नहीं आपने जो मुझे अंगूठा दिखाया है या मेरी गर्दन पे रख दिया है, पता नहीं। तो बात यह है कि वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब उन पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने सर बुलंद किया है हमारा, पूरी दुनिया में उनकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत है और वो पाकिस्तान का इफ्तिखार है, सरमाया है। बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरह खिदमत की है, अब पाकिस्तानी जो है हमारे भाई, जिसका गुर्दा उनको लग जाए, जिसका खून मैच हो जाए, उसको ये तोहफा उनकी खिदमत में पेश वो कह रहे हैं वसीयत कर जाएं अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा भी मामला हो तो। चलो जो भी है जी। अब हमारा जिस तरह अदीब रिजवी साहब कहते हैं, हाँ, उनकी बात सुनी जाए। अल्लाह ताला जो है ईदी साहब को 90 जिंदगी दे और उनको जनाब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाता रहे। शामिल साहब, आपने जो अभी एक बात की है वो है कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाए और तनहा परवेज़ मुशर्रफ साहब ही इसको फेस कर लें। इस पे मोहम्मद शमसी साहब हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ा लंबा मैसेज किया, उन्होंने कहा अगर तुम में हिम्मत है तो ये ऊंचा पढ़ के सुनाए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल करने वाले जितने भी लोग हैं वो एक ही सूबे यानी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये ऑन स्लॉट का तासुर पैदा हो रहा है कि अगर सिंध का कोई आदमी अगर गलती हो जाए उससे तो वो तो फांसी पे लटक जाए, मर जाए, लेकिन पंजाब के लोगों को कुछ नहीं होता। ये तो नए सिंधी है ना जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब तो। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो पहली बात तो यह है कि पंजाबी वज़ीर आज़म को निकाला तो पंजाबी चीफ जस्टिस को निकाला तो पंजाबी उनके साथ इंसाफ करेगा ना। ठीक है। और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सिंध के जज भी मौजूद हैं। हाँ। जो बेंच अभी समाप्त कर रहा है उसमें आरिफ हुसैन खिलजी साहब भी मौजूद हैं। बिल्कुल, उनका ताल्लुक सिंध से जी। और जनाबे वाला ये खुर्शीद शाह साहब जिन्होंने तायीद की है फौरन जाके और जनाब एक नारा बुलंद किया है तायीद में, वो कहाँ से पंजाब से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, वो तो है जी। और ये हमारे जो अचकज़ई साहब हैं, हाँ, ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, और शेरपाव साहब जो हैं ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। और ये जो इन अपने हज़रत इमरान खान साहब हैं, इनकी पार्टी है PTI है। अब ये कोई पंजाबी स्टूज हैं? वो तो खैबर पीके की नुमाइंदगी कर रहे हैं सर। बिल्कुल। और MQM के जो नुमाइंदे थे, मेरे ख्याल वसीम साहब या क्या नाम था उनका, जी जी वसीम साहब, उन्होंने कहा कि जनाब सब पर मुकदमा चलाया जाए, ये नहीं कहा कि उन पर न चलाया जाए। तो हुजूर वाला इन झगड़ों से निकल जाइए। ये कराची में आपने बहुत कुछ कर लिया है ये लिसानी मामलात के हवाले से, इस मामले से निकल जाइए। ये पंजाब हो, सिंध हो, पश्तूनख्वा हो, ये सब हमारे जनाब हमारा असासा है, पाकिस्तान है सब। और इसलिए जो शख्स कानून को वायलेट करेगा वो कोई हो उसको सजा मिलेगी। और वो ये रजाई नहीं ओढ़ सकता लिसानियत की या सुबाइयत की। जी शाम साहब, ये GM बुखारी साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब अली। जी शामिल साहब से एक तो मेरी हमदर्दियाँ पूरी आज उनके साथ हैं, क्योंकि एक तो बड़ा आज खतरनाक टॉपिक खुद ही शुरू कर दिया। जो KPK में उन्होंने तारीफें की हैं PTI की, तो अल्लाह रहम करे जो कुछ इनके साथ फेसबुक पे होना है। तो बाकी एक और मैं खतरनाक सवाल करने लगा हूँ, ये MKM के बारे में
मीडिया, मुझे ये समझ नहीं लगती कि कौन सा ऐसा खौफ है कि मीडिया सच नहीं, इस हालांकि मीडिया में भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो मुजाहिद आदमी है माशाल्लाह, उनको किसी चीज का डर नहीं होता, लेकिन इस सब्जेक्ट पे आके वो भी हकायक, हालांकि अब बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया से हकायक पता चल रहे होते हैं, ट्विटर से भी, फेसबुक पे से भी। बुखारी साहब मुख्तसर कर लें तो बेहतर होगा हमारे पास। आप फरमाएंगे कौन सी हकीकत है जो नहीं आ रही मीडिया पे, आप बता दें जरा। ये 2-3 दिन जो वहां पे तलाशी होती रही है, और सेकेंडली जो कल जो साहब पकड़े गए, सबको पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब के कजन है ये, लेकिन मीडिया ने अभी तक ये नहीं बताया। नहीं, ये गवर्नमेंट, ये अपना पुलिस है ना लंदन की, उसने ये ऐलान ही नहीं किया। हाँ। जो वो ऐलान कर रही है तो खबरें देखिए, हमने सबसे पहले ये बात कही थी कि अल्ताफ हुसैन साहब के घर की तलाशी हुई है। ये जो साहब इफ्तिखार साहब पकड़े गए हैं, ये अल्ताफ हुसैन साहब के करीबी अजीज बताए जाते हैं, लेकिन जो पुलिस ऐलान कर रही है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बड़ी एहतियात की बात है, हमें इल्जाम की बात नहीं करनी है, हकायक लोगों तक पहुंचाने हैं। अगर इसमें कोई कोताही हो गई है तो आप उसकी निशानदेही कर दें, और अगर आप ये सुनना चाहते तो फिर इफ्तिखार साहब जो पकड़े गए हैं उनका नाम बताया जा रहा है, दोबारा सुन लें, वो अल्ताफ हुसैन साहब के करीबी अजीज बताए जा रहे हैं। शाम साहब, समरा खुर्रम में कह रही हैं जी अगर मुशर्रफ मुजरिम है चौधरी बरादरान इनके हर जुर्म में शरीक तो चलिए, अगर चौधरी बरादरान फिर अदालत पर छोड़ दीजिए। अगर चौधरी बरादरान का नंबर तो जरा बाद में आएगा, पहले तो और भी बड़े बड़े आते हैं, लेकिन हमें जैसे कानून, चाहे मैं भी मुजरिम हूं, फर्ज करें आप हैं, कानून को हरकत में आ जाना चाहिए, लगा ले हमें हथकड़ी। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।